एब्सोल्यूट बेल्ट ट्रीटमेंट, पट्टे से पिटाई हुई है, पट्टे से। जो पट्टा नहीं होता जिससे पीटा जाता था जानवरों को, जो कि गलत बात है, जानवर भी अल्लाह की मखलूक है, खुदा की, उन पे भी रहम करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उन्हें सुधारने के लिए गधों को, कुत्तों को और शेरों को, रीछ को, जो भी मतलब मदारी तमाशा दिखाते थे, तो अपने जानवरों को, और जो गधारेड़ी चलाने वाले होते हैं वो अपने गधों को, घोड़ों को, और जो कुत्तों की लड़ाइयाँ कराने वाले होते हैं उन कुत्तों को जिस तरह बेल्ट से पीटा करते हैं ना, उस तरीके से पाकिस्तान के बॉलर्स की ख़ास तौर पे, ऐसे तो पूरी टीम की, लेकिन बॉलर्स की पिटाई की है न्यूजीलैंड ने। अब यहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना ये रोना रोना रोते हुए दिखाई देंगे जी, न्यूजीलैंड पाकिस्तान के नौजवान लड़के थे, बी टीम थी, सीनियर नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। भाई न्यूजीलैंड की ज़्यादा आपसे कमज़ोर टीम थी एज़ कम्पेयर टू, आपके सिर्फ 2 सीनियर बैट्समैन नहीं थे आप, यानी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, और 2 आपके अटैकिंग ओपनर इंजरीज़ की वजह से टीम से बाहर हैं, यानी कि फ़खर जमान और साइम अयूब। लेकिन उनके तो 7-8 मेन खिलाड़ी नहीं थे, आपकी बॉलिंग सारी लाइनअप थी, यही आपके टॉप बॉलर हैं, यही आपके प्रीमियम बॉलर हैं इस वक्त के, सो कॉल्ड शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़। बाकी नसीम को आपने ओडीआई के लिए रखा, T20 के लिए नहीं रखा, क्योंकि नसीम को भी पीछे से बहुत पड़ती आ रही हैं। तो देख लिया आपने, आपके बॉलिंग का उन्होंने जनाजा निकाल के रख दिया, लपेट के रख दिया, मारा कम, घसीटा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है ना जलील और रुस्वा करके आपको रख दिया। अब इसमें आप कोचेज़ वगैरह सब लोग ये बात कर रहे हैं कि जी इनको क्या कहते हैं, हम सीखने के लिए गए थे, जीत हमारा मकसद नहीं थी। भाई ये क्या बात हुई कि जीत आपका मकसद नहीं थी? तजुर्बे अपनी जगह, लेकिन कोशिश तो जीत की करनी चाहिए थी। आपने 5 मैचेस में जीतने की ट्राई नहीं की। बॉलिंग आपकी बिल्कुल ज़्यादा नाकाम रही, ज़्यादा नाकाम बॉलिंग ही रही। बैटिंग चूँकि सारे यंगस्टर थे और आपने उनको एक गो अहेड दिया हुआ था कि भाई आपने लप्पे घुमाने हैं, टुल्ले ही चलाने हैं, जिसमें वो सिर्फ तीसरे मैच में कामयाब हो सके थे, या किसी हद तक दूसरे मैच की भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन वैसे वो बुरी तरह नाकाम ही हुए। तो उसमें मैं बात करूंगा कि जब आपने थोड़ी, अब यहाँ पे बैटर्स की भी गलती है, शायद वो एक्सपीरियंस के साथ सीख जाएं। 1-2 लड़कों में फर्क नज़र आई, बाकी ओवरऑल तो बैटिंग भी नाकाम ही थी आपकी। तो बात मैं उनसे यही करूँगा कि आपने T20 में अगर इस अप्रोच के साथ जाना है कि बस आपने लप्पे घुमाने हैं, आपने टुल्ले चलाने हैं, तो उसका भी एक तरीक़ाकार है कि आपने एटलीस्ट अपने आप को ये चीज़ जहन में ज़रूर दे कर आनी है कि यार मैंने को 10-15 गेंदें तो खेलनी है। उन 10-15 गेंदों पे में से जितने मैं लप्पे घुमा सका मैंने घुमाने हैं, और 10, और अगर ये हर बैटर 10 से 15 गेंदें खेले, जहन में रखे कि 3-4 छक्के लग गए, कोई चौका लग गया, कोई 10 गेंदों पे 28-30 रन बन गए, तो T20 में समझो उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। T20 में आपको कोई 150 की बारी नहीं खेलनी होती। T20 में क्विक फायर 30-40 जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो अब इनको ये सीखना होगा ये चीज़। हसन नवाज़ की अगर बात करें, वो मैं आगे चल के डिटेल में बात करूँगा उसके हवाले से। फ़िलहाल हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में, इस सीरीज़ में, T20 सीरीज़ में सीखा कम है और खोया बहुत ज़्यादा है, और नुकसान बहुत ज़्यादा किया है, गंवाया बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा कि आगे चल के बांग्लादेश के साथ हमारे T20 मैचेज़ हैं माशाल्लाह। वैसे एक तो पाकिस्तान के T20 में इतना इंतहाई ख़राब रिकॉर्ड है, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मैचेज़ T20 के खेला हुआ है, मगर उसके बावजूद सबसे कम 200 से या ज़्यादा 200 से ज़्यादा स्कोर पाकिस्तान का है, सबसे कम छक्कों की रेशो पाकिस्तान की है। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान को फिर इनको T20 का बुखार चढ़ा हुआ है। फिर इन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 3 T20, 3 वनडे थे, वो 3 ODIs कैंसिल करा के उनकी जगह भी 2 T20 डाल दिया। 5 T20 की वो सीरीज़ होगी, वनडे कोई भी नहीं होगा। बहुत ही पैथेटिक डिसीजन था। अगर आपको T20 की तादाद बढ़ानी थी तो वनडे को बरकरार रखना चाहिए था। 5 T20, 3 की बजाय 5 T20 करते थे और 3 वनडे करते थे, लेकिन आपने ODIs को निकाल दिया और आपने कहा हम सिर्फ 5 T20 खेलेंगे। ये फ़ैसला मेरी समझ से बाहर है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक सवाल, लेकिन आगे चलने से पहले हम इससे पहले कि हम स्टैट्स पे नज़र डालें, एक सवाल जो है ना हम यहाँ पे देखना चाहेंगे, करना चाहेंगे कि दुनिया की हर विकेट जो है वो पाकिस्तान की बारी में बॉलिंग विकेट बन जाती है। जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा होता है तो मुश्किल विकेट बन जाती है, बॉलर्स को सपोर्ट करने लग जाती है। और जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा होता है तो वो बैटर्स को सपोर्ट करने लग जाती है। ये एक ऐसा राज है, ये एक ऐसा मुअम्मा है जो आज तक हल नहीं हुआ। ये एक ऐसी पहेली है जो कोई बुझा नहीं सका। ये ऐसी एक
गुत्थी है जो कोई सुलझा नहीं सका, ऐसा कोई पज़ल है जो कोई सॉल्व नहीं कर सका कि दुनिया की हर विकेट जब पाकिस्तान बारी लेने आता है तो वो बॉलिंग को सपोर्ट करने लग जाती है, और पाकिस्तान बॉलिंग करने आता है तो वो बैटिंग को सपोर्ट करने लग जाती है। इसके पीछे अमेरिका की साजिश है, इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, मानो या ना मानो। तो जनाब अली अब चलते हैं स्टैट्स पे तवज्जो देते हैं। जनाब बैटिंग की अगर बात करें तो टिम साइफर्ट्स न्यूजीलैंड के, जो न्यूजीलैंड की मेन टीम का हिस्सा नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि आगे भी चल के होंगे, 5 T20 मैचेस में तोड़ के रख दिया, फोड़ के रख दिया आपको। 22 छक्के मारे, 22 छक्के, 2 और 2 22 छक्के मारे टिम साइफर्ट ने। शाहीन क्या, हारिस क्या, फलां गया, ढमकाना गया, सबकी मिट्टी पलीत करके रख दी। और जिस तरह आप लास्ट ओवर पे थे तो फिन एलन आपको पड़ गए थे, इस बार टिम साइफर्ट आपको पड़ गया। फिन एलन ने भी हल्की आंच पे आपके जनाजा निकाल ही रखा और 11 छक्के फिन एलन ने भी मार दिए। पाकिस्तान की जानिब से सबसे कामयाब जो बल्लेबाज रहे वो टीम के कप्तान सलमान अली आगा, जिनकी T20 खिलाड़ी होने पे बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठ रहे थे और अभी भी खैर उठाए जाएंगे। अभी भी उन्होंने कोई ऐसा 30 मार खान कारनामा नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से सबसे कामयाब रहे। 5 मैचों में 167 रन्स किए, एक 50 भी किया और 6 छक्के भी लगाए। स्ट्राइक रेट उनका 135 था, तो इस स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले हैं। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो टिम साइफर्ट ने 5 मैच 207 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, जबकि फिन एलन ने 5 मैच 211 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। और दूसरी जानब अगर देखा जाए तो मार्क चैपमैन, उनको भी हम भूल गए, उन्होंने भी तीसरे मैच में 94 रन्स की शानदार बारी खेली थी और उसमें और मार्क चैपमैन ने भी सीरीज़ में 167 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। लेकिन ऑन अदर हैंड हमारे कप्तान सलमान अली आगा ने 135 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। अब यहाँ पे बात आती है नंबर 5 पे इस सीरीज़ में जो टॉप स्कोरर है वो है हसन नवाज़, जिसने 5 मैच खेले, 3 मरतबा 0, 1 मरतबा 1, यानी कि 4 मैचों में 1 रन और 1 मैच में 105। अब इस बच्चे ने एक सेंचुरी कर दी। स्ट्राइक रेट 185, तूफ़ानी स्ट्राइक रेट है, क्योंकि जिसमें चला उसमें सारे बखिए उधेड़ के रख दिए, धागे खोल के रख दिए। अब इस बच्चे के मुतालिक फ़ैसला करना होगा कि इसका क्या करना है, क्योंकि इसका स्टाइल सबको पता चल चुका है, या तो इसने 0 करना है या फिर इसने 100 करना है। अब इसके मुतालिक इम्तिहान इस बच्चे का आगे PSL जो आ रही है अगले महीने उसमें हो जाएगा। PSL के 10-12 मैचेस अगर इसको मिलेंगे तो उसमें इसका पता चल जाएगा कि भाई ये कितने पानी में है। वो जो एक सेंचुरी इसने न्यूजीलैंड में की थी, क्या वो कोई तुक्का था या कोई है इसमें स्किल तो है इसमें, छक्का मारने की सलाहियत तो है इस लड़के में, वो उसने दिखा दिया। अब PSL में पता चल जाएगा जब ये कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से खेलेगा, तो उम्मीद है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को टॉप ऑर्डर में मौके देगी, तो पता चल जाएगा वहाँ पे। फ़िलहाल तो मैं लेकिन यही कहूँगा कि फिर भी इस बच्चे को आगे बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो आपने 5 T20 मैचेस रखे हैं वहाँ पे मौका देना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इसकी ये फॉर्म लगी रही, मैंने इसको देख लिया, इस बच्चे को हमें एटलीस्ट आइडिया हो गया है कि निस्बतन बांग्लादेश जैसी टीम के ख़िलाफ़ उम्मीद यही है कि ये तोड़ के रख देगा। इसने तबाही फेर देनी है, इसको मौका देना चाहिए। हाँ, खुदा ना खास्ता अगर उसमें बहुत बुरा करे, बिल्कुल ही नॉन सीरियस किस्म की अगर बैटिंग करे, तो फिर आप उसको आगे चल के ड्रॉप कर सकते हो। बट अभी मैं कहूँगा कि इस सीरीज़ में इसकी जो परफॉर्मेंस है, एक यंग लड़के की इस तरह न्यूजीलैंड में जाके सेंचुरी बना देना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसको एक और मौका मिलना चाहिए। अच्छा, अब बाकी जो भाई आपके शादाब खान वगैरह, आपके जो जितने भी ये लड़के हैं, ठीक है, शादाब खान ने 58 रन बनाए, 28 उनका हाईएस्ट था, 2 छक्के उन्होंने लगाए, बहुत बड़ी मेहरबानी उनकी। 131 का स्ट्राइक रेट था। इरफान नियाज़ी पर्ची को भी खिलाए गए 4 मैचेस, 36 रन बनाए पर्ची ने, 24 उसका हाईएस्ट था, 2 छक्के लगा, 116 का स्ट्राइक रेट। खुशदिल शाह द लेजेंड, पाकिस्तान का अनमोल रतन खुशदिल शाह, 40 रन, 32 हाईएस्ट, 3 छक्के, 102 का स्ट्राइक रेट। उधर 211 का स्ट्राइक रेट फिन एलन, 207 का स्ट्राइक रेट टिम साइफर्ट, पर्ची इरफान नियाज़ी 116 का स्ट्राइक रेट, खुशदिल शाह द लेजेंड 102 का स्ट्राइक रेट। यहाँ से आपको पता चलता है कि कितना बड़ा फ़र्क है दोनों टीमों में। अब 2 यहाँ पे
प्लेयर ऐसे हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा कि उनको पीसीबी को सोचना होगा और उनकी ख़ास तौर पर पीएसएल की परफॉर्मेंस पर नज़र रखनी होगी और उनके बारे में भी फ़ैसला करना होगा कि उन्हें बांग्लादेश सीरीज़ में शामिल करना चाहिए या नहीं। मैं उनके बारे में 50-50 हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद हारिस और अब्दुल समद की। 5 मैच खिलाए गए मगर उस तरीके से इम्प्रेस नहीं कर सके जिस तरीके से करना चाहिए था। मोहम्मद हारिस ने, वही बात है, तीसरा मैच जिसमें हसन नवाज़ ने सेंचुरी की, फ्लाइंग स्टार्ट दिया था और मोहम्मद हारिस ने ही प्लेटफॉर्म सेट किया था, लेकिन बकाया 4 मैचेस में वो प्लेटफॉर्म सेट नहीं कर सके। जो ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हुए हैं मोहम्मद हारिस, इतना उनको एक्सपीरियंस है। तो मोहम्मद हारिस ने इस पूरे टूर्नामेंट में 65 रन्स बनाए, 41 हाईएस्ट था, 3 छक्के मारे, 118 का स्ट्राइक रेट है। मोहम्मद हारिस के बारे में सोचना होगा, अब्दुल समद के बारे में सोचना होगा। 66 रन बनाए, 66 रन, 44 हाईएस्ट है, 3 छक्के मारे हैं, 113 का स्ट्राइक रेट है। तो ये 113 118 के जो स्ट्राइक रेट हैं इनके बारे में सोचना होगा, क्योंकि अगर अब्दुल समद ने फिनिशर बनना है और मोहम्मद हारिस ने फ्लैम्बॉयंट ओपनिंग बैट्समैन बनना है तो भाई यकीनन, चाहे फिर ओपनर है 150 के करीब स्ट्राइक रेट होना चाहिए, चाहे फिनिशर है 150 के करीब स्ट्राइक रेट होना चाहिए। 118 वालों का ना T20 में ना इनको ओपनर कोई एक्सेप्ट करेगा ना इनको फिनिशर कोई एक्सेप्ट करेगा। ये 118, 20, 25 के का एक आध बैट्समैन आपके मिडल में होना चाहिए जो गेम को कंट्रोल करे। बाकी इतने कम स्ट्राइक रेट वाले की ना टॉप ऑर्डर में जगह है ना लोअर ऑर्डर में जगह है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बॉलर्स की। बॉलर्स की अगर बात की जाए तो हमारे जो हैं हारिस रऊफ़ कामयाब बॉलर रहे पाकिस्तान की जानिब से। वैसे ओवरऑल जैकब डफ़ी कामयाब रहे। जैकब डफ़ी ने 13 विकेटें हासिल की और बहुत ही शानदार तरीके से 6 पॉइंट समथिंग की उनकी इकॉनमी थी, 6.16 की, 6.16 की इकॉनमी के साथ 13 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ़ ने 8 विकेटें हासिल की, इकॉनमी 7.53 की थी। लेकिन दूसरे जो बॉलर थे उनकी भाई जी भर के धुलाई हुई, उनको तो ऐसा मारा गया, ऐसा लपेटा गया, ऐसा धोया गया कि उफ़ तौबा। अल अमान, अल हफीज़, अबरार अहमद ने 5 विकेटें हासिल की मगर 10.80 की इकॉनमी के साथ। शाहीन अफरीदी ने पूरे टूर्नामेंट में 4 मैचेस खिलाए गए, 2 कीमती विकेटें हासिल की, दोनों तीसरे मैच में, और उनकी ओवरऑल इकॉनमी 10.23 की इकॉनमी थी। शादाब खान पूरे 5 मैच खिलाए गए, पंजा लगवाया गया 5 के 5 मैचेस का, 1 कीमती विकेट हासिल की, 143 रन खाए 11 की इकॉनमी से। 13 ओवर फेंके जिसमें 143 रन बने, 11 की इकॉनमी, 11 रन पर ओवर के हिसाब से बॉलिंग की है। ये अभी हाल है उनका अपने सुसर द लेजेंडरी सकलैन मुश्ताक से वो ट्रेनिंग लेकर आए हैं, उसके बावजूद उनका ये हाल है। तो अगर ट्रेनिंग ना लेकर आए होते तो सोचो क्या हाल होता। तो भाई न्यूजीलैंड ने ज़िबा करके रख दिया, काट पीट के रख दिया, फाड़ के रख दिया, तबाह करके रख दिया, उड़ा के रख दिया। अब जो यंगस्टर थे उनको तो चलो आप एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो कि ये यंगस्टर थे, इनएक्सपीरियंस थे। हसन नवाज़ पहला अपना डेब्यू हुआ था उनका, अब्दुल समद का डेब्यू था, और इसके अलावा काफ़ी इसमें लड़के थे। फिर इरफान न्याजी वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं खेले हुए। मोहम्मद हारिस बेशक वो T20 वर्ल्ड कप का फ़ाइनल खेले हैं लेकिन उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा नहीं खेले, तो उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। लेकिन शादाब खान, शाहीन अफरीदी, ये 2 खिलाड़ी जो हैं इस दौरे की वाज़े नाकामियाँ हैं। इसके अलावा कम बैक करने वाले खुशदिल शाह, तीसरा नाम आप उनका भी शामिल कर लें, तो ये 3 जो हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि इस टीम में ये 3 सीनियर थे। हारिस रऊफ़ ने कुट खाई लेकिन विकटें भी निकाली, तो उन्हें भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। लेकिन शाहीन, शादाब और खुशदिल, इन 3 खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिसअपॉइंट किया, क्योंकि ये तीनों खिलाड़ी ऐसे हैं कि शाहीन और शादाब तो ज़्यादा सीनियर हैं, लेकिन खुशदिल भी कोई 30-35 T20 पाकिस्तान की जानिब से खेले हुए हैं। अल्लाह जाने कैसे खेल गए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दिखाई। तो ओवरऑल पाकिस्तान की टीम ना बॉलिंग में ना बैटिंग में हर तरह से जो है ना बिल्कुल इनका सत्यानाश ही रहा, बेड़ा गर्क ही इनका रहा। अब बात करनी चाहिए कि हसन नवाज़, शुरू करते हैं कि आगे क्या होना चाहिए। हसन नवाज़ नज़र रखो, PSL में नज़र रखो, देखो क्या कर रहा है। उसके बाद बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मौका दो, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ फिर देखो कि इंटेंट शो किया है, परफॉर्मेंस कैसी है, रन्स किस तरह बना रहा है। ये अगर नॉन सीरियस है कि जाता है विकेट थ्रो करके आ जाता है, जाता है विकेट थ्रो करके आ जाता है, तो ऐसे ही कोई है तो फिर आप बेशक ड्रॉप कर दो। लेकिन मेरा मानना ये है कि PSL में
PSL तो फ्रेंचाइज की मर्ज़ी है कौन उनको कितने मैच खिलाते हैं या नहीं, लेकिन बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हसन नवाज़ को मौका दो। उस लड़के ने एक सेंचुरी की है, छक्के मारे हैं, सलाहियत है, अब देख रहे हैं उसको यूटिलाइज़ कैसे कर पाता है या नहीं। अब्दुल समद को मौका दो। अब्दुल समद ने थोड़े थोड़े से अपने ग्लिम्स दिखाए हैं। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मौका दो, पाकिस्तान के अंदर वहाँ पे देखना होगा किस तरीके से वो गेम को फिनिश करते हैं। T20 में किस तरीके से अच्छे स्ट्राइक रेट से फिनिश कर पाते हैं या नहीं, करें तो ठीक, नहीं तो मौका दो। हसीबुल्ला किधर है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हसीबुल्ला कहा जाता है जी इंजर्ड है, ये वो T20 नेशनल तो सारे वो मैचेस खेल रहा है। हसीबुल्ला को लेकर आओ वाइट बॉल में, रेड बॉल में उसको स्क्वाड में डाल देते हो जहाँ उसकी जगह नहीं बननी। वाइट बॉल T20 वगैरह में यहाँ पे चांस है, यहाँ पे स्लॉट खाली है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान अभी PCB के इनके स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है T20 की, और अच्छा फैसला है ये। तो अब यहाँ पे स्लॉट खाली है, ओपनर का भी और विकेट कीपर का भी। तो यहाँ हसीबुल्ला को लाओ ताकि अच्छा कंपटीशन मिले मोहम्मद हारिस को। उस्मान खान को बरकत के लिए रखा हुआ, वो बेचारा पता नहीं यार उसको, साईं आदमी तू दुबई छोड़ के आया, तुझे पता है तू ओपनर है, टॉप ऑर्डर है, तो टॉप ऑर्डर की तो भरमार थी। बाबर, रिजवान, फिर साइम आ गया, फिर फ़खर वगैरह, ये सारे टॉप ऑर्डर के प्लेयर थे। और फिर पीछे इनके लंबी लाइनें लगी आ रही थी डोमेस्टिक में, साहिबजादा, फरहान और 100 तरह के और खिलाड़ी थे। तो उन सब के होते हुए तूने भी बतौर ओपनर जो है ना दोबारा बीच में कूद पड़ा कि मैं भी पाकिस्तान के लिए खेलूँगा, मैं भी जर्सी पहनूँगा। अच्छी भली दुबई की लगी लगाई नौकरी छोड़ के आ गया। और मेरे अल्फाज याद रखो उस्मान खान, इस पाकिस्तान टीम में भी आप ज़्यादा देर टिकने वाले नहीं हो। परफॉर्मेंस आपसे कोई दिखाई नहीं, मैचेस आपको कोई खिलाए नहीं खिलाए, लेकिन आपने इस जर्सी पहन की कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। PSL में आप तोड़ के रख दिया आपने, और पाकिस्तान की जर्सी में आपने बिल्कुल फुस कारतूस की तरह ही दिखाई दिए, चले हुए कारतूस ही आप साबित हुए। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ किसे खिलाना चाहिए। साहिबजादा फरहान आंखें बंद करके टीम में डालो। आप साहिबजादा फरहान को ले आते, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उसको खड़ा कर दे तो नाकाम हो जाए, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ नंबर 7 पे बैटिंग कराते हो नाकाम हो जाए, टीम से उठा के बाहर फेंक देते हो। उसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को देखो, अभी नेशनल T20 कप में उस अकेले ने जनाजे निकाल के रख दिए हुए मुखालिफ बॉलिंग के। आपके सो कॉल्ड नाम नहाद सुपरस्टार ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। नेशनल T20 के भी 6 मैचेस में 588 रन कर दिए, 39 छक्के मार दिए, 3 सेंचुरियाँ कर दी हैं, 114 नॉट आउट, 162 नॉट आउट, 148, पता नहीं क्या क्या वो गिन गिन के बदले ले रहा है। उसका एक एक छक्का PCB के मुंह पे जाके लग रहा है, और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। साहिबजादा फरहान ने अपने इंटरव्यूज़ वगैरह में बात करता रहा है कि नेशनल टीम में डाल देते हैं, पाकिस्तानी टीम में डाल देते हैं, 1-2 मैच ख़राब जाते हैं, टीम से बाहर निकाल देते हैं। डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए कि डोमेस्टिक में जो बंदा परफॉर्म करता आया है उसी को ही टीम में होना चाहिए। फिर वो चले ना चले वो एक अलग बात है, लेकिन टीम के अंदर वही होना चाहिए जो डोमेस्टिक में से परफॉर्म करके आया है। फिर उसका पाकिस्तान टीम में वो क्या खेलता है नहीं खेलता वो एक अलग बहस है, लेकिन टीम के अंदर शामिल उन्हीं को होना चाहिए जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए। अब 6 मैच में 39 छक्के मार के आए, आपके सुपरस्टार पूरी ज़िंदगी 39 छक्के ना मार पाएँ, उसको टीम में डालो। बांग्लादेश का स्क्वाड अनाउंस करो, साहिबजादा फरहान उस टीम में हो, चाहे साइम अयूब या फ़खर जमान वापस आएँ या चाहे ना आएँ, साहिबजादा फरहान स्क्वाड में होना चाहिए। हसन नवाज़ होना चाहिए, 2 ही लड़के हो जाएं। अगर तो फ़खर जमान और साइम अयूब दोनों या इनमें से कोई एक अगर वापस आ जाता है तो भी इन लड़कों को स्क्वाड में रखना चाहिए। और अगर वो दोनों नहीं वापस आते, उनकी इंजरीज़ अभी जारी रहती हैं, तो फिर इनसे ही ओपन करवाएं। अगर वो आ जाते हैं तो फिर इनको आप करें, लेकिन इनको भी बैकअप में रखें। हारिस के मुतल्लिक फ़ैसला कर लें आपने क्या करना है। हसीबुल्ला खान को भी लेकर आओ, उस्मान खान के आगे हाथ जोड़ दो। PCB खुद दुबई के पैर पकड़ ले जाके एमरेट्स क्रिकेट बोर्ड के कि यार ये बंदा वापस ले लो, इसकी पाबंदियाँ ख़त्म करो, ये बंदा वापस ले लो, इधर इसकी कोई जगह नहीं है, इधर तुम्हारे पास शायद ये इसकी ज़िंदगी बन जाए। और उस बेवकूफ़ की भी ज़िंदगी बन जाती, वो IPL वगैरह के लिए भी एलिजिबल हो जाता, उधर जाता, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलता, मारता पीटता। ये नेशनल लेवल की प्रोडक्ट नहीं था, फ्रेंचाइज का बेहतरीन खिलाड़ी, पर ये नेशनल लेवल की प्रोडक्ट नहीं था। इसको ऑफ़र क्यों की गई, पहली तो बात ये है। अब डोमेस्टिक से प्लेयर मर गए थे, उनको आप देते। साहिबजादा फरहान डोमेस्टिक में कई सालों से परफॉर्म कर रहा था, न्यूजीलैंड लेकर गए, 1-2 मैचेस में नाकाम हुआ, नंबर 7 पे बैटिंग दी, नाकाम हुआ, उसको टीम से ड्रॉप कर दिया और उस्मान खान को टीम में इंडक्ट कर दिया। साहिबजादा फरहान का हक बनता था आगे T20 मैचेस खेलना, पहले न्यूजीलैंड से, फिर
आयरलैंड से, फिर इंग्लैंड से, और फिर इवेंचुअली T20 वर्ल्ड कप खेलना ये साहिबजादा फरहान का हक बनता था। आपने उस्मान खान को डाल दिया। चलो, शादाब खान से माजरत भाई, माफ़ कर दो। आप आए, आपने दिखाई अपनी परफॉर्मेंस, अब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए बस कर दो। इरफान नियाज़ी, इसको बार करो भाई फ़ौरन। पर्ची पे टीम में आया बग़ैर किसी परफॉर्मेंस के, बग़ैर किसी रिकॉर्ड के, बग़ैर, पीछे कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, डायरेक्ट पाकिस्तानी टीम में, और दोस्तियां भी सीधी बाबर रिजवान टीम के कप्तान सीनियर खिलाड़ियों से यारियां दोस्तियां लगाना शुरू कर दी। इसको भाई बार करो पहली फुर्सत में, इसकी कोई जगह नहीं है। समद को मौका दो, अब्दुल समद को एक मौका दो, मौका दे के देखो क्या करता है। अच्छा, अब बॉलर्स पे आते हैं। सुफियान मुकीम, T20 में सुफियान मुकीम, ODI में अबरार अहमद, ये फार्मूला बना लो। दोनों की एज में 2-3 साल का ही फ़र्क है, ये फार्मूला बना लो। हाँ, जहाँ ODI में 2 स्पिनर की ज़रूरत है दोनों को डाल दो, जहाँ T20 में 2 स्पिनर की ज़रूरत है दोनों को डाल दो। लेकिन जब आपने खुद कहा, शोएब मलिक टीवी पर बैठ के कह रहे थे कि सुफियान मुकीम टीम में इसलिए नहीं है कि जो टीम के थिंक टैंक है पाकिस्तान का, उनको ये लगता है कि सुफियान मुकीम 10 ओवर का बॉलर नहीं है। तो अगर सुफियान मुकीम 10 ओवर का बॉलर नहीं है तो फिर T20 क्यों नहीं खेल रहा? आखिरी T20 में जहाँ सबकी फैंटियाँ लग रही थी, उसने 2 विकेटें भी ली हैं, 2 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। जहाँ एक बॉलर आपका 19 रन पर ओवर के लिए जा रहा था, उसने 2 ओवर में 6 रन दिए, 3 की इकॉनमी से बॉलिंग की, जहाँ हर दूसरा बॉलर 19 की इकॉनमी पे जा रहा था। तो उसको आप मौका दो, ठीक है। T20 में उसको आप रेगुलर बनाओ। T20 में अबरार अहमद सेकंड स्पिनर के तौर पर आए, और ODI में सुफियान या कोई और स्पिनर आए आपकी नज़र में तो उसको एज ए सेकंड स्पिनर आप डालो। पर T20 में सुफियान आपका प्राइमरी स्पिनर होना चाहिए, आपका लीडिंग स्पिनर होना चाहिए। सुफियान के साथ कोई स्पिनिंग ऑलराउंडर भी आप ट्राई कर लो, ठीक है। इस तरीके से देखो। बाकी जहादात खान को चांसेस दिए गए 2 से 3 मैचेस में, उसने इम्प्रेस नहीं किया। जहादात खान इससे कहीं बेहतर खिलाड़ी है पर इम्प्रेस नहीं किया, लेकिन यंगस्टर है, मौका मिलना चाहिए। आगे बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मौका दो जहादात खान को भी। शाहीन वगैरह से माजरत, शाहीन वगैरह भाई आपके आगे भी हाथ जुड़े हैं। शाहीन, शादाब, खुशदिल, इनके आगे हाथ जुड़े हैं। इरफान नियाज़ी, पर्ची वगैरह, इनको तो वैसे धक्के दे के निकालो टीम से। और बाकी जो है आपने आगे देखना है कि आपने किन लड़कों के साथ करना है, आगे लेकर चलना है। जहादात वगैरह यंगस्टर है, एक मौका और दो। बाकी आप देखें हारिस रऊफ़ का, अब आप देख लें, सेना कंट्री में तबाही मचाते हैं, कुट उधर भी खाते हैं पर उधर विकटें शिकटें निकाल लेते हैं, लेकिन एशियन कंडीशन में सिर्फ मार और पट्टे से मार, बेल्ट ट्रीटमेंट ही इनका नसीब है। तो अब आपने देखना है कि हारिस रऊफ़ के मुतल्लिक़ आपने क्या करना है, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खिलाना है या नहीं, तो उसमें आप फ़ैसला कर लें। आखिर में मैं यही बात कहूँगा कि जो अक्लमंद या बेवकूफ़ जो मर्ज़ी उनको कहा जाए, कह रहे हैं कि बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान को स्क्वाड में होना चाहिए था, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जस्ट शट अप। पिछले साल बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान इस टीम का हिस्सा थे और क्या हुआ था, आप तब भी 4-1 से ही हार के आए थे। तो अब बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान के बगैर भी अगर आप 4-1 से हार के आए हो तो इसका मतलब है कि आपने इम्प्रूव ही किया है, आपने जो है ना अपने आप को डिक्रीज़ नहीं किया, आप पे डाउनफॉल उस तरीके से नहीं आया। ये आप जो आपकी परफॉर्मेंस टीम ने दिखाई है, ये परफॉर्मेंस आपकी पिछले 1.5-2 साल से चलती आ रही थी, इंक्लूडिंग बाबर एंड रिजवान। तो अगर बाबर, रिजवान और नसीम शाह के बगैर आपकी ये परफॉर्मेंस आई है, तो ये परफॉर्मेंस तो आपकी बाबर, रिजवान और नसीम शाह के साथ भी आया करती थी, ख़ास तौर पर T20s में। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। तो समझो कि ये फिर बेहतर टीम है कि इसने उन 3 खिलाड़ियों के बगैर वो परफॉर्मेंस दी है जो उन 3 खिलाड़ियों की मौजूदगी में परफॉर्मेंस आनी थी। तो इसका मतलब है कि इस टीम ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतर किया। तो बाबर आज़म, मोहम्मद रिजवान से तो मेरा यही है कि भाई T20 से तो अब आप किनारा कशी इख्तियार कर लो। नो डाउट आपके स्टैट्स बहुत कमाल हैं, आपकी बैटिंग एवरेजेस बहुत कमाल हैं, आपके रन्स बहुत कमाल हैं, लेकिन T20 में दुनिया बहुत बदल गई है। टिम साइफर्ट आपने देख लिया, जो न्यूजीलैंड की टीम का हिस्सा भी नहीं है, 207 के स्ट्राइक रेट से खेला। फिन एलन 25 साल का नौजवान 211 के स्ट्राइक रेट से खेला। तो बाबर आज़म, मोहम्मद रिजवान तो ख्वाब में भी इस स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकते। तो उनकी एवरेजेस को हमने क्या करना है, T20 इम्पैक्ट प्लेयर का गेम है, यहाँ पे इम्पैक्टफुल प्लेयर ही चाहिए, भले वो 5 में से सिर्फ 1 में परफॉर्म करें, पर प्लेयर ही ऐसे चाहिए। आपको टीम के अंदर 6 से 7 बैट्समैन, यानी कि जिसमें से 5 जेन्युइन बैट्समैन हो, 2 ऑलराउंडर हों, 7 बल्लेबाज हो गए टोटल। उन 7 में से आपको 6 बल्लेबाज हसन नवाज़ जैसे ही चाहिए जो लप्पे घुमाएं। 5 में से वो 1 मैच में भी चल जाए, उनके पैसे पूरे हो जाने हैं, उनकी ज़िम्मेदारी पूरी हो जानी है, बाकी औरों का काम है।
मतलब 5 मैच में किसी में मोहम्मद हारिस सपोज़ खिलाया वो चल जाए, किसी में आप खिलाएं साहिबजादा फरहान किसी मैच में वो चल जाए, किसी मैच में साइम अयूब आए वो चल जाए, किसी मैच में हसन नवाज चल जाए, किसी मैच में अब्दुल समद चल जाए। तो इस तरह ही होता है। इम्पैक्टफुल प्लेयर 5 के 5 मैच में परफॉर्म नहीं करेगा, वो एक मैच में ही करेगा। तो वो फिर सारे जो इम्पैक्टफुल प्लेयर होंगे ना, उन सबको टास्क ये दिया जाए कि आपके पास 5 मैच हैं, 1 से 2 मैचेस में हमें आपसे कोई बड़ी परफॉर्मेंस चाहिए। उनके जहन में होगा अच्छा यार चलो पहले मैच में करता हूँ, नहीं हुआ चलो दूसरे में करता हूँ, चलो तीसरे में करता हूँ। तो उनके जहन में ये चीज़ें रहनी चाहिए। ओवरऑल डिसअपॉइंटेड दौरा था, ख़ास तौर पर जो आखिरी मैच था बिल्कुल बेल्ट ट्रीटमेंट हुआ, पट्टे से मारा उनको न्यूजीलैंड ने। वैसे तो पहले मैच में भी और चौथे 5वें ये 3 मैचों में पट्टे से मारा। दूसरा T20 अलबत्ता पाकिस्तान जीत सकता था, जहां 15 ओवर्स की गेम थी। 15 ओवर में पाकिस्तान ने 135 बनाया, तो 15 ओवर में 135 डिफेंड हो सकता था अगर अच्छी बॉलिंग कराई जाती, लेकिन पाकिस्तान ने घटिया बॉलिंग की वजह से वो मैच हार दिया। तीसरा T20 अलबत्ता पाकिस्तान ने सिंगल हैंडेडली जीत लिया, 209 का 205-6 का टारगेट 16 ओवर में चेस कर लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन बाकी 4 मैचेस में बहुत डिसअपॉइंट किया। तो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए यही कहूँगा कि सीखा कम है और जो है नुकसान ज़्यादा करवाया, लेकिन जो कुछ भी सीखा है उसको अब मज़ीद आगे यूटिलाइज़ किया जाए। अब आगे PSL आनी है, ये T20 के बच्चे इन पे नज़र रखी जाए कि PSL में क्या करते हैं। साहिबजादा फरहान को तो स्क्वाड अनाउंस करके अभी से जो है ना, मैं कहता हूँ कि T20 टीम में डाल दो, ज़रूरत पड़े तो वाइस कैप्टन बना दो साहिबजादा फरहान को T20 का। जल्द कबल वक्त फ़ैसला होगा, लेकिन चूँकि एज ज़्यादा है उसकी, तो उसको बनाया जा सकता है। जिसकी एज ज़्यादा हो, जिस खिलाड़ी की, उसको कम मैचेस की बुनियाद पे भी कम इंटरनेशनल मैचेस की बुनियाद पे भी कप्तान बनाया जा सकता है। डोमेस्टिक में तो 150-200 T20 खेलने का या 100 से ज़्यादा T20 खेलने का एक्सपीरियंस है साहिबजादा फरहान को। बाकी शादाब, शाहीन, खुशदिल वगैरह इनसे माजरत है। बाकी ये पर्ची, नियाज़ी वगैरह इनको भी बार किया जाए, और हसीबुल्लाह, साहिबजादा फरहान ऐसे लड़कों को टीम के अंदर लाया जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपके ख्याल में जो बेल्ट ट्रीटमेंट हुई है पाकिस्तान की, पट्टे से पिटाई हुई है, इसमें बॉलिंग ज़्यादा कसूरवार है या बैटिंग ज़्यादा कसूरवार है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।